जी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। टू स्पीचेस इसका टाइटल है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी इन दोनों के जो स्पीचेज है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उनमें कितना बड़ा फर्क था उनके भाषणों में, इसको हमने इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। आज वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर हर रोज की तरह आप मेरे साथ इस छोटे से लेक्चर में देखेंगे। उस पे जो बेस्ड जो आप मुझसे सीखोगे ना, उस पे बेस्ड क्विज मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ। अच्छे लेवल के 4 और 4 2 क्वेश्चन है, पर इसमें 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आप इसको 8 क्वेश्चन मान करके चले, है ना। 8 क्वेश्चन देखें, इनको आपको सॉल्व करना है। लास्ट में मैं आपको लाइव करवाऊंगा इस क्विज को सॉल्व। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो को फोकस के साथ एक सीटिंग में आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे 2 स्पीचेस, 2 भाषण। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण, है ना, ऑरेटरी। तो कह रहे 2 भाषण कहीं से आए हैं। अब कहां से आए हैं? एक तो ऑन मोदी एंड इमरान स्पीचेस एट UNGA। कह रहे हम बात कर रहे हैं, ऑन लगा के बता रहा है किस चीज के ऊपर। एक तो मोदी जी के ऊपर और एक इमरान जी के ऊपर। इन दोनों के जो स्पीच आए हैं, जो भाषण आए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा महासभा में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। अब देखते हैं आगे डिटेल में क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे इंडिया must be mindful of the Pakistan strategy of raising bilateral issues in global fora। कह रहे इंडिया को मस्ट बी होना ही चाहिए। और क्या होना चाहिए? माइंडफुल होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। अच्छा, किस बारे में? पाकिस्तान की उस स्ट्रेटजी के बारे में। अच्छा, कौन सी स्ट्रेटजी है? जो है रेज करने की, उठाने की। अच्छा, किसको उठाने की? 2 तरफा इश्यूज को, बायलैटरल मुद्दों को। अच्छा, कहां पे? इन लगा के बता रहा है ग्लोबल फोरम में, वैश्विक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो कह रहा है पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है, दुनिया भर के जो वैश्विक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे 200, 500, 20, 50, 100 कंट्रीज जाकर के पार्टिसिपेट करती है, वहां पे खड़ा होकर इंडिया इंडिया चिल्लाने लगता है। तो कह रहा है इंडिया को इस स्ट्रेटजी से माइंडफुल होना चाहिए, आगाह होना चाहिए क्यों ये पाकिस्तान कर रहा है। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर की चीजों पे। देखो, ग्रीन में है सब्जेक्ट, पिंक में है वर्ब। इंडिया की वर्ब है मस्ट बी। वो सेंटेंस नहीं जिसमें एक सब्जेक्ट नहीं, और वो सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब नहीं। तो मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब आपने नहीं पकड़ा तो आप सेंटेंस के सामने हो गए हो ढेर। मैं नहीं चाहता हूं एक भी स्टूडेंट ऐसा हो। आप सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ने के लिए अपने आप को ट्रेन करेंगे। इसके लिए मैंने हर सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को ग्रीन और पिंक कलर में आपके सामने मार्क कर दिया है। तो फायदा उठाएं इसका, है ना, इस एक्सरसाइज का। अच्छा, दूसरी चीज, माइंडफुल का मतलब होता है किसी चीज से आप जो है आगाह होते हैं, अलर्ट होते हैं। इसके बाद हमेशा ऑफ नाम का प्रपोजिशन फिक्स आता है ना, फिक्स है। फोरा एक प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर होता है फोरम। फोरम मतलब एक प्लेटफॉर्म, फोरा मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे मंच। इसी तरह से डाटा और डेटम भी चलते हैं, करिकुलम और करिकुला भी चलते हैं, अडेंडम और अडेंडा भी चलते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले सबके सब सिंगुलर हैं, राइट साइड के सबके सब जो है प्लूरल है, ठीक है ना। अभी आ जाओ राइज रेज पे। देखो, रेज और राइज की 2 अलग अलग वर्ब्स हैं, अलग अलग तरीके से इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। पहले आप सोच के मुझे बताएं राइज और रेज की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, फिर मैं लिख रहा हूं उससे मैच करें। आपको देख करके इजी लगता होगा ये, पर इस पे अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं राइज और रेज वर्ब पे। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इसका मतलब है खड़ा करना किसी चीज को, इसका मतलब है खुद खड़ा हो जाना, खुद उठ जाना, है ना। इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कभी भी एक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। दोनों की सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरीके से चलती है, इनको माइंड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ग्रामर, आज के जो क्विज में ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, तो ध्यान रखना इसका। आज एडिटोरियल की मैं आपको समरी दे देता हूं, आपको पता लग जाए क्या हुआ है। देखो, जनरल असेंबली हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा महासभा हुई, वहां पे इंडिया ने भी भाषण दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और इमरान खान ने भी दिया। दोनों ने अपने अपने भाषण के अंदर बिल्कुल उल्टी बातें बोली। प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है पाकिस्तान के, वो पूरे भाषण में इंडिया इंडिया चिल्लाते रहे। एक वैश्विक मंच पे जहां पे 200 देश इकट्ठा होने आए हैं, 150 देश, वहां पे उनकी बात ना करके, यूनाइटेड नेशंस की बात ना करके, पीस की बात ना करके, वो बात कर रहे थे इंडिया में क्या हो रहा है। इसके बिल्कुल उल्टा, इमरान खान के बिल्कुल उल्टा, जब मोदी ने भाषण दिया तो अपने भाषण में उन्होंने पाकिस्तान की बात बिल्कुल भी नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया के मुद्दे जो उनको उठाया। तो कह रहे यही फर्क है दोनों स्पीशीज में और दोनों आदमियों की सोच में।
एक आदमी पूरी दुनिया को लेकर के चल रहा है एक साथ, दूसरा आदमी बस पाकिस्तान जो है इंडिया से जो है ना कैसे बदला निकाला जाए, कैसे जो है इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाए नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इसके मौके ढूंढ रहा है। तो कह रहे इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, बहुत फर्क है दोनों लीडर्स की सोच में और उनके जो है ना माइंडसेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसकी समरी है। आज की टोन है सरकास्टिक, बहुत सारे कटाक्ष पाकिस्तान पे डाले हैं। कह रहा है आप बोल रहे हो इंडिया में ऐसा होता है, आपने पाकिस्तान में झांक करके देखा? तो कई सारे पॉइंट्स ये हमें बताएगा। आगे बढ़ने वाले हैं, समरी को डालना कमेंट सेक्शन में। चलिए, द स्पीचेस एट द यूएन जनरल असेंबली बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड अ डे लेटर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी वर अ स्टडी इन कंट्रास्ट। कह रहे जो भाषण थे, स्पीचेस थे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, सुरक्षा महासभा में, अच्छा किसके द्वारा? एक तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के द्वारा। अच्छा कह रहा उसके एक दिन बाद अ डे लेटर इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। कह रहे जो ये स्पीचेस थे ये थे वर एक स्टडी इन कंट्रास्ट। अब देखो स्टडी इन कंट्रास्ट क्या होता है? स्टडी मतलब किसी चीज का अध्ययन, किसी चीज के अंदर रिसर्च। कंट्रास्ट का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। आप अगर दोनों स्पीचेस में रिसर्च करें तो आपको कंट्रास्ट दिखेगा, एक दिखेगा नॉर्थ पोल पे, दूसरा दिखेगा साउथ पोल पे। एक तरफ आपको अच्छी अच्छी बातें दिखेंगी बड़े दिल की, दूसरी तरफ आपको छोटे दिल वाली बातें दिखेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्टडी इन कंट्रास्ट। एकदम उल्टी चीजों की स्टडी है दोनों के दोनों स्पीचेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस है अभी, है ना। स्पीचेस की वर्ब है वर। कह रहे मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन इंडियाज ओन रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड द नीड टू रिफॉर्म द यूएन एंड एक्सपेंड द सिक्योरिटी काउंसिल टू गिव इंडिया मोर रिप्रेजेंटेशन। कह रहे मोदी साहब ने फोकस किया इंडिया के खुद के रोल पे, इंडिया की खुद की भूमिका पे, और कहां पे? वर्ल्ड स्टेज में, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अच्छा और कहां फोकस किया? और उस नीड पे फोकस किया जो है सुधार लाने की यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। अच्छा और किस पे फोकस किया? और एक्सपैंड करने की जो नीड है सिक्योरिटी काउंसिल को, सुरक्षा महासभा को, ताकि दे पाए इंडिया को और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा प्रतिनिधित्व। तो कह रहे मोदी का जो पूरा फोकस था इन चीजों के ऊपर था, इंडिया का क्या रोल होगा दुनिया भर में और किस चीज की जरूरत है आज रिफॉर्म्स की यूनाइटेड नेशंस में, ताकि बढ़ाया जा सके सिक्योरिटी काउंसिल को और इंडिया को और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सके। समझ गए? आई थिंक सिंपल सेंटेंस है ना। मोदी साहब की वर्ब है फोकस्ड। अब यहां पे एक छोटा सा ग्रामर रूल है, मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आप उसको कभी भी मिस ना करें। देखो चलो रूल भी लिखा हुआ ऊपर। इस सेंटेंस से मुझे एरर बता सकते हैं आप? चलो, आप हिंदी बोलते हैं ना, वो खुद के घर में रहते हैं, दे लिव इन ऑन हाउस। इंग्लिश में गलत हो जाता है। अगर आप ऑन नाम का एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो ऑन से पहले एक पजेसिव जरूर लगाना पड़ेगा आपको। तो दे के लिए पजेसिव आएगा देयर। अगर शी होती तो हर आ जाता, इट होता तो इट्स आ जाता, ही होता तो हिज आ जाता। समझ गए ना? तो यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन आपको ऑन से पहले हमेशा चिपकाना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा रूल है। कह रहे मिस्टर खान फोकस्ड, एक सेकंड रुक जाओ। मिस्टर खान फोकस्ड लेस टाइम ऑन पाकिस्तान लॉन्चिंग अ ब्रॉड साइड अगेंस्ट इंडिया। अब कह रहे मिस्टर खान ने क्या किया? मिस्टर खान ने फोकस किया कम टाइम पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान पे कम फोकस डाला। कह रहा और कैसे किया ये काम इन्होंने? लॉन्च करते हुए एक बहुत बड़े अटैक को इंडिया के खिलाफ। तो पाकिस्तान पे कम ध्यान, इंडिया के ऊपर अटैक करने पे ज्यादा ध्यान, पूरे के पूरे अपने स्पीच के अंदर मिस्टर खान के द्वारा। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे। पहले ब्रॉड साइड नाम के वर्ड को देखें, एक बार समझा देता हूं, जिंदगी भर याद रहेगा। शिप होता है ना, शिप, कौन सा शिप? लड़ाकू शिप। कोई भी जहाज या लड़ाकू शिप होता है, उसके दोनों तरफ जो है ना बहुत सारी गन्स होती हैं जिससे शिप जो है हमला करता है। कभी कभी शिप क्या होता है, उसको एक तरफ इतनी बड़ी जो है ना चुनौती दिखती है, इतना बड़ा अटैक उसको करने की जरूरत लगती है कि वो पूरी की पूरी गन्स जो है ना एक साइड की पूरी गन्स को उनसे सीधा हमला करता है एक ही टारगेट के ऊपर। तो वो क्या होता है? वो ब्रॉड साइड अटैक होता है। उसमें क्या हो रहा है? शिप एक या दो गन्स को नहीं, अपनी एक साइड की, मान लो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के अंदर जो टारगेट है अपनी लेफ्ट साइड की सारी गन्स को टारगेट पे इसने एम कर दिया है ना, और शूट कर दिया है। तो इसको कहते हैं ब्रॉड साइड अटैक। ये अटैक बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना। अब देखो ब्रॉड साइड को अपने अपने नॉर्मल वर्ड में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है अ ह्यूज वर्बल क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। अब आपके मुंह से बंदूक चलेगी, मतलब वो वाली बंदूक नहीं है, यहाँ पे आपकी जुबान की बंदूक है। तो ब्रॉड साइड जब कोई इंसान करता है ना तो उसका मतलब क्या होता है?
चारों खानों से किसी को बुरे तरीके से गालियां देना, किसी को बहुत ज्यादा हमला करना। तो खान साहब ने यही किया, एक ब्रॉड साइड जो है अगेंस्ट इंडिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर लॉन्च कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा मिस्टर मोदी मेड नो रेफरेंस टू पाकिस्तान एंड स्पोक अबाउट टेररिज्म ओनली इन ब्रॉडर टर्म्स। कह रहा मोदी साहब ने मेक किया, बनाया, कोई भी रेफरेंस नहीं, कोई भी इशारा नहीं पाकिस्तान की तरफ। और मोदी साहब ने बोला टेररिज्म के बारे में महज ब्रॉडर टर्म में, महज एक बड़े फॉर्म के अंदर। तो पाकिस्तान की तरफ मोदी साहब का कोई भी जो है डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था। और टेररिज्म की जब जब बात हुई तो पाकिस्तान का नाम लिए बिना टेररिज्म की तरफ जो है मोदी साहब ने ब्रॉडर टर्म में बात की। सिंपल सेंटेंसेस है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे अ रिप्लाई टू मिस्टर खान स्पीच वाज लेफ्ट टू एन इंडियन डिप्लोमेट हु डिस्क्राइब्ड इट एज अ इनसेसेंट रैंट एंड लाइज इंफॉर्मेशन एंड वॉर मॉन्गरिंग। कह रहे एक जो रिप्लाई था ना, एक जो जवाब था खान के स्पीच का, मिस्टर खान के जो जवाब था उसको छोड़ दिया गया, वाज लेफ्ट टू। अच्छा किसके भरोसे छोड़ा गया? एक इंडियन डिप्लोमेट के भरोसे। तो मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, एक इंडियन डिप्लोमेट ने इस स्पीच का जवाब दिया। अच्छा डिप्लोमेट कौन थे भाई साहब? ये वो थे हु जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, वर्णन किया इसका एक इनसेसेंट रैंट की तरह, है ना। देखो इन्होंने क्या बोला कि ये जो की स्पीच है ये एक रैंट है, एक बड़बड़ाहट वाली काम है जो इनसेसेंट है, ये लगातार करते ही आ रहे हैं, है ना, बिना रुके हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। और कैसे डिस्क्राइब किया? लाइज के जैसे, मिस इंफॉर्मेशन के जैसे और वॉर मॉन्गरिंग के जैसे। लाइज मतलब झूठ, मिस इंफॉर्मेशन मतलब झूठ, वॉर मॉन्गरिंग मतलब लड़ाई की शह देना, लड़ाई को आगे बढ़ाना। तो ऐसा काम हुआ। मिस्टर खान के स्पीच का रिप्लाई एक इंडियन डिप्लोमेट ने दिया और उसने बोला कि ये तो हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं इसी तरीके से और झूठ भी बोलते हैं और वॉर को भी मॉन्गरिंग करते हैं, वॉर को आगे भड़काने का काम करते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हैं तो सेंटेंस बहुत इजी है, जिंदगी बड़ी आसान है। रैंट नाम के वर्ब को पकड़ें, वर्ड को नाउन है जिसका मतलब होता है बड़बड़ाना। रैंट के और भी सिनोनिम्स हैं, डायट्राइब, टायरेड और हैरैंक। तीनों के तीनों आप आगे देखेंगे, शायद दो तो आएंगे, है ना। तीनों को देखें जिनका मतलब होता है किसी के सामने बड़बड़ाना, है ना। अच्छा इंसर्जेंट जो रुके नहीं, कंटिन्यूअस हो, एंडलेस हो, कांस्टेंट हो, है ना, एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्गर करना मतलब किसी चीज को भड़काना, किसी चीज को आगे से आगे जो है करवाने का काम करना। तो वॉर मॉन्गरिंग मतलब वॉर को करवाने का शह देना। कह मिस्टर खान्स रेफरेंसेस टू इंडिया which formed more than a third of his text repeated the vilification in his previous speeches। कह रहे खान साहब के जो रेफरेंस थे, खान साहब के जो इशारे थे इंडिया की तरफ, जो कि फॉर्म करते थे मोर देन से ज्यादा, और किससे ज्यादा? एक तिहाई से ज्यादा उसके टेक्स्ट के। तो 33% से ज्यादा जो बोले वो इंडिया के बारे में बोले, है ना। कह रहे ये जो रेफरेंस थे ना, ये रिपीट कर रहे थे उसी गाली गलौज को, उसी विलिफिकेशन को जो उसने अपने प्रीवियस स्पीचेस में भी किया है। तो जैसी पहले गालियां दी थी वही गालियां फिर से रिपीट कर दी इस बार भी। अब देखो विलिफिकेशन वर्ड को नोट कर लेना। गालियां, तिरस्कार, किसी का अपमान, किसी की तौहीन, बेइज्जती, है ना। डेनिग्रेशन बोल सकते हो, वर्डिफिकेशन बोल सकते हो, दोनों इसके बहुत अच्छे सिनोनिम है। अच्छे लेवल की गालियों को बोलते हैं विलिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बता रहा है गालियां कौन सी थी, है ना, कौन से इसने तिरस्कारियां जो इंडिया के जो खिलाफ किए थे। कह रहा है अक्यूजिंग द मोदी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामोफोबिया और फॉलोइंग एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द RSS which he claims is inspired by Nazi concepts of racial purity and supremacy and of planning to cleanse the country of minorities। कह रहे ये सारे गालियां ये थी, पहली तो थी अक्यूज करने की मोदी साहब को कि ये स्टेट स्पॉन्सरशिप करते हैं इस्लामोफोबिया की। देखिए इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है? इस्लाम के लिए नफरत। कहने का मतलब क्या है कि मोदी साहब जो है अपनी सरकार की स्कीम्स के जरिए इस्लाम के जो है ना खिलाफ नफरत को पैदा कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया जो है पैदा कर रहे हैं, है ना। तो पहला एक्यूजेशन तो ये था। दूसरा था ये फॉलो करते हैं, ये पीछे लगे हुए हैं एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के, एक बहुत ही हिंसक विचारधारा के, जो कि है RSS की। कह जिसको वो क्लेम भी करता है इमरान खान कि ये इंस्पायर्ड है और किससे? नाजी कॉन्सेप्ट से, है ना, हिटलर के कॉन्सेप्ट थे। और वो हिटलर कॉन्सेप्ट था रेशियल प्योरिटी का और सुप्रीमेसी का। हमारी रेस सबसे ज्यादा प्योर है, हमारी नस्ल सबसे ज्यादा ऊंची है और प्योर है ना। तो कह रहे यही RSS की भी आइडियोलॉजी है। अच्छा तीसरा है प्लान करने का, साफ करने का कंट्री को, पूरी की पूरी देश को माइनॉरिटीज से, जो हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक है उनसे। तो ये 3 टाइप की गालियां जो है, जो वर्ड ऑपरेशन जो हैं इन्होंने फिक्स किए हुए हैं, जो हर बार मोदी के खिलाफ किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बोलते हैं। सेंटेंस लंबा मैं मानता हूं पर ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बड़ा सिंपल सेंटेंस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अक्यूज के बाद हमेशा ऑफ आएगा, फिक्स प्रपोजिशन है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, है ना।
कह रहा एक्सट्रीम कंपेरिजन्स वर मेड बिटवीन द CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द न्यूरमबर्ग लॉस एज वेल एज बिटवीन डिटेंशन कैंप्स इन असम एंड कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ नाजी जर्मनी। कह रहा बहुत ही बड़े कंपैरिजन को बनाया गया, एक्सट्रीम कंपैरिजंस, बहुत ही लीक से हट करके कंपैरिजन बनाए गए दो चीजों के बीच में। पहला तो CAA और दूसरा न्यूरमबर्ग लॉस। ये न्यूरमबर्ग लॉस को आप पढ़ना नेट के ऊपर, आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, है ना। ऐसे लॉज हैं जो कि माइनॉरिटी के खिलाफ थे, शायद जर्मनी के अंदर बनाए गए थे किसी टाइम के अंदर। तो कह रहा ऐसा एक्सट्रीम जो है ना कंपैरिजन इन्होंने कर दिया हमारे CAA और न्यूरमबर्ग लॉस के अंदर। कह रहे जैसे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम किया था, वैसा इंडिया भी आज 2020 में कर रहा है। साथ ही साथ उन डिटेंशन कैंप्स के अंदर जो असम में और जो जर्मनी के नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स थे उनके बीच में, यहाँ होते थे कत्ल, है ना। कंसंट्रेशन कैंप में कत्ल होते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो इन कत्ल वाले कैंप्स को हमारे असम के डिटेंशन कैंप से इसने जो है ना इमरान खान ने दोनों को कंपेयर कर दिया। सिंपल सेंटेंस है, कंपैरिजंस की वर्ब है वर मेड। कंपैरिजन मतलब तुलना, है ना, किसी से आपकी तुलना। आगे बढ़ेंगे। किरण नेक्स्ट ही लॉन्च्ड इनटू अ डायट्राइब ऑन जम्मू एंड कश्मीर मोर और लेस मिररिंग हिज स्पीच ऑफ लास्ट ईयर। कोमा लगा, यहीं रुक जाते हैं। कह रहा आगे उसने क्या किया, नेक्स्ट उसने लॉन्च कर दिया इनटू अ डायट्राइब को। ये क्या होती है भाई, ऊपर आपने देखा ना विलिफिकेशन, किसी को गालियां देना, क्रिटिसाइज करना, तो डायट्राइब भी वही है। कह रहे फिर उसने लॉन्च कर दिया एक डायट्राइब को, बहुत सारे क्रिटिसिज्म को जम्मू एंड कश्मीर पे, और कह रहे मोर और लेस मिरर करते हुए उसके लास्ट ईयर के स्पीच को। जो पिछले साल उन्होंने भाषण दिया था बिल्कुल वैसा ही मिरर वाला भाषण, है ना, बिल्कुल उसके जैसा ही भाषण मोर और लेस ये वाला भी था। अब देखो पिछले साल वाले भाषण के बारे में बता रहे हैं, स्पीच के बारे में। कह रहा विच इंक्लूडेड एक्यूजेशंस दैट द गवर्नमेंट्स मूव्स टू डाइल्यूट आर्टिकल 370 एंड रीऑर्गेनाइज J&K स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरीज वर अकिन टू अ फाइनल सोल्यूशन। कह रहे वो वाला स्पीच जो शामिल रखता था इस बात को, इस एक्यूजेशन को, इस आरोप को कि सरकार का जो मूव है, हमारी सरकार का जो कदम है आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करने का, हटा देने का और रीऑर्गेनाइज करने का, फिर से ढांचा बनाने का जम्मू कश्मीर स्टेट का यूनियन टेरिटरीज के अंदर, है ना, इसको फिर से रीऑर्गेनाइज करने का। कह रहा ये जो मूव्स है ना सरकार के, ये जो हरकतें थी ये बिल्कुल अकिन टू थी, ये बिल्कुल बराबर थी हिटलर के फाइनल सॉल्यूशन नाम के फॉर्मूला से, जो सॉल्यूशन नाम का फॉर्मूला कहलाता था जिनोसाइड नरसंहार का। और किसके लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए, है ना। और यही मूव देखो, एंड गवर्नमेंट्स मूव्स ऑल्सो कॉन्ट्रावीन यूएन लॉस, यही मूव कॉन्ट्रावीन भी करते हैं, बिल्कुल उल्टे भी जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के लॉस के, संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों के। लंबा सेंटेंस है, एक बार मैं क्या करता हूँ सारी पूरा सेंटेंस आपके सामने रिपीट करता हूँ, फिर आपको इसके अंदर की स्टोरी बताऊंगा जो कहना क्या चाह रहा है। फिर उसने लॉन्च किया एक डायट्राइब को कश्मीर के ऊपर, और बिल्कुल उसी तरह से मिरर करते हुए अपने पिछले साल के स्पीच को, जिसमें शामिल थे वो आरोप कि हमारी सरकार की जो हरकत है आर्टिकल 370 को तोड़ने की और रीऑर्गेनाइज करने की जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में, ये हरकतें बिल्कुल बराबर हैं हिटलर के फाइनल सॉल्यूशन नाम के उस फॉर्मूला के, जो नरसंहार से रिलेटेड था, जेनोसाइड से रिलेटेड था हमारी स्टेट के लिए। और यही वो मूव्स हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं यूएन के लॉस को, संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों को। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। ही की वर्ब लॉन्च्ड, विच की वर्ब इंक्लूडेड। गवर्नमेंट की मूव्स की 2 वर्ब्स हैं, पहली है वर, दूसरा है कॉन्ट्रावीन्स। क्या है, कॉन्ट्रावीन्स। अब देखो कॉन्ट्रावीन्स जो है मूव्स की वर्ब बना रखी है इसने, यहाँ पे पीछे एस नहीं होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब पकड़ रहे हो तो आप बड़े इजीली बता दोगे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फेल हो रहा है ना, पीछे वाला एस मिसप्रिंट है, नहीं होना चाहिए। अब वर्ड्स देखते हैं पकड़ने वाले। ये आपने डायट्राइब वर्ड देख लिया, है ना। अच्छा, डाइल्यूट करना मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, लिक्विडेट करना, अंडरमाइन करना, क्वाश करना, एब्रोगेट करना, कैंसिल करना। जनरली किसी लॉ के साथ में हम लिखते हैं इस वर्ड को, इसका मतलब होता है उस लॉ को या तो हम कमज़ोर बना रहे हैं या उस लॉ को सिरे से हम ख़त्म कर रहे हैं, है ना, डाइल्यूट करना। अकिन टू करना मतलब इज इक्वल टू सिमिलर टू। अब देखो अकिन के बाद में भी टू, सिमिलर के बाद में भी टू, और इन दोनों का जो एंटोनिम है एलियन, उसके बाद में भी टू। तो अकिन टू और सिमिलर टू सिनोनिम हो गए, एलियन टू इनका एंटोनिम हो गया, पर तीनों के बाद में टू नाम का प्रपोजिशन फिक्स है, ठीक है ना। चलो अब देखो ये फॉर्मूला क्या था, फाइनल सॉल्यूशन। हिटलर अपनी भाषणों में, अपनी स्पीचेज में कहा करता था फाइनल सॉल्यूशन यही है कि मैं एक जू को मार दूंगा, उसको मार करके मैं दुनिया में शांति ले आऊंगा। तो फाइनल सॉल्यूशन उसका क्या था,
ज्यूस की जेनोसाइड, ज्यूस को मार करके उनका नरसंहार कर देना, है ना। तो कह रहा है ये इमरान खान है कि मोदी साहब भी इसी जेनोसाइड वाले फॉर्मूला को ही फाइनल सोल्यूशन मान करके ऐसे आर्टिकल को लेकर के आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। He concluded with reference to LOC tensions where ceasefire violations have risen, ending on an exaggerated note that referred to Kashmir as a nuclear flashpoint। कह रहा फिर उसने कंक्लूड किया एक रेफरेंस के साथ, एक इशारे के साथ, और इशारा किसकी तरफ? LOC की टेंशंस की तरफ, है ना। तो टेंशन जो LOC पे है उसके साथ में अपनी स्पीच को इसने कंक्लूड किया, खत्म किया। अब देखो LOC पे क्या हो रहा है, जहां पे सीज फायर वॉल्यूशन जो है बढ़ गई हैं, हर रोज दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। अब देखो जो उसने कंक्लूड किया ना इस काम को, अपनी स्पीच को, ये उसने किया एंड करते हुए एक एग्जैजरेटेड नोट के साथ, एक बड़ी चढ़ी हुई बात के साथ। अब वो बात क्या थी? दैट वो ये थी कि वो बात जो रिफर करती थी कश्मीर को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की तरह, एक ऐसा चीज, एक ऐसा मुकाम जहां से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। तो समझ लो ना, अपनी स्पीच को ख़त्म किया LOC की टेंशंस के साथ जहां पे सीज फायर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और साथ ही साथ ख़त्म किया एग्जैजरेटेड नोट के साथ कि कश्मीर जो है वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर कभी भी शुरू हो सकती है, कश्मीर के चक्कर में कभी भी ऐसा काम हो सकता है। आ जाओ इसमें देखने वाले वर्ड। एग्जैजरेटेड हर वो चीज़ होती है जो बड़ी चढ़ी होती है, ओवर स्टेटमेंट होती है, बैलनी है, हाइपरबोल। तीनों का मतलब क्या है? बड़ी चढ़ी हुई बात। फ्लैश पॉइंट वो जगह होती है जहां से चीज़ें ब्लो अप होती हैं, जहां से चीज़ें फटना शुरू होती हैं, एक्सप्लोड होना शुरू होती हैं। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या है? कश्मीर से ही न्यूक्लियर बॉम्ब जो है पहली बार फटेगा, इमरान खान का ये मानना है। एंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। जब इमरान खान कंक्लूड कर रहे थे अपनी स्पीच को, उसी वक्त इसको वो एंड भी कर रहे थे इस नोट के साथ। तो वर्ब की ING फॉर्म साइमल्टेनियस सेक्शन के बारे में बता रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में बताएगा कैसे इमरान खान जो बात इंडिया के बारे में बोले वो खुद ऑलरेडी पाकिस्तान में गलत हो रही है ना। अब देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। कह रहे मिस्टर खान स्पीच कैन बी इजिली काउंटर्ड एंड डिसमिस्ड एज द गवर्नमेंट हैज। कह रहे मिस्टर खान की स्पीच जो है ना इजिली काउंटर हो सकती है, इजिली उसको जवाब दिया जा सकता है और उनको डिसमिस भी किया जा सकता है ना। बड़े आसानी से आप इनको नजरअंदाज भी कर सकते हो, जैसा कि हमारी सरकार ने किया भी है ना। तो कह रहा बड़े इजीली इनकी स्पीच जो है गलत स्पीच थी, उसको इजीली आप काउंटर भी कर सकते हो और इनको सीधे से नकार भी सकते हो। अब ये बताएगा कैसे। कह रहा पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड ऑन माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग इट्स ऑन लॉज दैट इवन प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम होल्डिंग हाई ऑफिस completely demolish Pakistan's credential to attack India, which is a constitutionally declared secular democracy। कह रहा पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड ऐसा है माइनॉरिटीज पे, अल्पसंख्यकों पे, जिसमें शामिल है इसके वो वाले खुद के लॉज, वो वाले कानून जो कि यहाँ तक कि प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को, सिखों को, पारसियों को, क्रिश्चियंस को होल्ड करने से किसी बड़े ओहदे को, हाई ऑफिस को, और कंप्लीटली डिमोलिश करते हैं ये पाकिस्तान के उन क्रेडेंशियल्स को, पाकिस्तान के उस यकीन को जो है अटैक करने का इंडिया को। तो आप इंडिया को अटैक कर रहे हो, बोल रहे हो कि यहाँ पे CAA आ रहा है, ऐसा गलत हो रहा है या सही हो रहा है। आपके अपने देश के अंदर आपने खुद ने ऐसे लॉज बनाए हुए हैं कि माइनॉरिटीज को आप सरकारी नौकरी भी नहीं लेने देते हो हाई ऑफिस पे, है ना, कोई बड़े ओहदे की। अब देखो आगे कह रहा है विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड सेक्युलर डेमोक्रेसी। इंडिया वो वाला इंडिया जिसको आप अटैक कर रहे हो, जो कि संवैधानिक रूप से दुनिया के सामने डिक्लेयर कर चुका है कि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी हैं, हमारे संविधान में सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है। समझ गए सेंटेंस को? तो हिपोक्रेसी है पाकिस्तान जो इंडिया को गाली दे रहा है, ऐसे इंडिया को जो कि एक सेक्युलर कंट्री है ऑन पेपर, एटलीस्ट ऑन पेपर, और आपके यहाँ तो खुद के रिकॉर्ड ही बहुत खराब है माइनॉरिटीज को लेकर के। देखो सेंटेंस सब सिंपल है, ज्यादा इसमें जाएंगे नहीं, ध्यान देने वाली चीजों पर ध्यान देना। जहां जहां आप ऑन देख रहे हो उससे पहले पॉजेसिव आना है। तो जैसे यहाँ पे पाकिस्तान ऑन, जैसे यहाँ पे इट्स ऑन, तो ऑन जो है पॉजेसिव के बिना नहीं आता है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्रेडेंशियल का मतलब होता है आपके सबूत, अटेस्टेशंस, टेस्टिमोनियल्स। अगर आप नौकरी देने जा रहे हो तो आपके क्रेडेंशियल्स क्या होंगे? आपकी डिग्रियां और जहां जहां आपने काम किया वहां के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना। तो उन्हीं बातों से यकीन आएगा उस नौकरी देने वाले को कि आप जो है नौकरी के लायक है, आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mr. Khan's accusations of India's state terrorism come even as his country faces a decisive moment at Financial Action Task Force in October।
कह रहे खान साहब का जो एक्विजिशन है, जो उनका आरोप है इंडिया के स्टेट टेररिज्म का, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फैलाए जाने वाले आतंकवाद का, कह रहे ये एक्विजिशन कम आता है, यहां तक कि जैसे ही उसी कंट्री फेस कर रही है एक बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट को, एक बहुत ही निर्णायक पल को, एक बहुत ही जो है क्रुशियल मोमेंट को, और कहां पे, इस टास्क फोर्स में, FATF में, कहां पे, अक्टूबर के अंदर। कह रहा अब देखो आगे बताएगा इसमें होगा क्या। कह रहा वेयर पाकिस्तान हैज बीन केप्ट ऑन ए ग्रे लिस्ट सिंस जून 2018। कह रहा ये वो टास्क फोर्स है जहां पे पाकिस्तान को रख दिया गया है ग्रे लिस्ट में जून 2018 से। अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा FATF नाम की एक टास्क फोर्स है जो दुनिया भर की कंट्रीज को जो टेररिज्म फैलाती हैं उनको एक लिस्ट में डाल देती है, ग्रे या ब्लैक लिस्ट में। इसमें डालने का मतलब होता है उस कंट्री पे बहुत सारे सैंक्शन लगेंगे, इकोनॉमिक सेक्शन। अब पाकिस्तान को इसने 2 साल से इस ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है कि आप टेररिज्म के स्पॉन्सर हो। अक्टूबर के अंदर इस लिस्ट में निकलने के लिए पाकिस्तान इनके आगे फिर से हाथ पांव जोड़ेगा। कह रहा है ये काम अभी ये करने वाला है अक्टूबर में, और इंडिया को कह रहा है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो। भले आप खुद तो पहले सपोर्ट करते हो, वो तो बंद कर दो, इस लिस्ट से बाहर आओ, फिर इंडिया को बोलो आपको क्या करना चाहिए, है ना। अब देखने वाले वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हैं। खान के एक्विजिशन की वर्ब है कम, कंट्री की वर्ब है फेसिस, पाकिस्तान की वर्ब है हैज बीन केप्ट। डिसाइसिव हर वो चीज होती है जो निर्णायक हो, कंक्लूसिव हो, क्रूशियल हो, जिससे एक जो है ना डिसीजन निकले, है ना, डिसाइसिव एडजेक्टिव है। चलो आगे बढ़े। कह रहा है his accusations on the reorganization of J&K and of attempting demographic changes are equally strange, given that Pakistan has itself just declared Gilgit-Baltistan a province and has carried out the resettlement of non-Kashmiris in Pakistan occupied Kashmir for decades। तो कह रहा है अब जो आप एक्यूजेशन लगाते हो उसके जो एक्यूजेशन है J&K के रीऑर्गेनाइजेशन पे, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ करके उसकी यूनियन टेरिटरी बनाने पे, और अटेम्प्ट करने के एक डेमोग्राफिक चेंज को, है ना, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदलने के। तो कह रहे इसके जो ये वाले आरोप है ना हमारे ऊपर लगे हैं, जो कह रहे वो उतने ही वो भी स्ट्रेंज है, वो भी बड़े विचित्र हैं, बड़े ही निराले हैं। कह रहे क्यों। कह रहे दिया गया जो देखते हुए गिवन, पाकिस्तान खुद ही डिक्लेयर कर चुका है गिलगिट बाल्टिस्तान को एक प्रोविंस, और अंजाम दे चुका है बहुत सारी रीसेटलमेंट को नॉन कश्मीरीज की इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई डेकेड से, कई दशकों से। तो जो काम इंडिया ने किया है, J&K को तोड़ा, अपने हिसाब से जोड़ा, कह रहा है ये जो आप एक्यूजेशन लगा रहे हो ना बड़े निराले एक्यूजेशन है, क्योंकि कई दशकों से यही काम आप जो इंडिया से छीना हुआ कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। तो अब इंडिया ने आज किया तो आपको क्यों इसमें मिर्ची लगी, है ना। चलो सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा फास्ट प्रोसेस करें। ऐसा आर्टिकल जो है कभी कभी आता है जिसको आप थोड़ा फास्ट भी जो है ना प्रोसेस कर सकते हैं। कैरी आउट करने का मतलब होता है अंजाम देना, एग्जीक्यूट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इवन इफ सम ऑफ द कंसर्न्स दैट वर रेज्ड बाय मिस्टर खान आर आल्सो बीइंग डिबेटेड इनसाइड इंडिया, since the over dramatic characterizations, they are certainly not within the purview of another country and not a legitimate subject of his address at the UN। ये सबसे सेंसिबल लाइन है पूरे एडिटोरियल की, चाहे आप हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, इस लाइन को समझोगे। क्या कह रहे हैं, कह रहे यहां तक कि उसके जो कई कंसर्न्स हैं, इमरान खान की जो कई चिंताएं हैं इंडिया को लेकर के, कह रहे जो कि रेज भी की है इमरान खान ने, कह रहे उनको डिबेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी। ऐसा नहीं है सिर्फ इमरान खान उंगली उठा रहा है, कई ऐसी चीजों पे इंडिया में भी उंगली उठती है। कह रहा इवन यहां तक कि ऐसा होता है। कह रहे लेकिन वो सेंस हो रहा है, देखो सेंस का मतलब है विदाउट, एक प्रपोजिशन है। कह रहे इंडिया में डिबेट तो हो रहा है लेकिन सेंस हो रहा है विदाउट, हो रहा है बिना ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशंस के। तो यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं हो रहा उनके ऊपर कि भाई आप तो हिटलर हो, आप तो फलाना हो ढिमकाना हो रहा है, पर बिना ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन के। कह रहा है बावजूद इस चीज के हुआ क्या, कह रहा है वो सडनली नहीं है विद इन द परव्यू, वो सडनली नहीं है रेंज के अंदर, वो सडनली नहीं है स्कोप के अंदर किसी दूसरे कंट्री के, और सडनली उनको नहीं होना चाहिए एक लेजिटिमेट सब्जेक्ट, एक सही विषय, उसके एड्रेस का, उसके संबोधन का, उसके लेक्चर का यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो कह रहे खान साहब मान ली आपकी बात, कई चीजें इंडिया में भी डिबेट हो रही हैं, जो आप कह रहे हो उन्हीं चीजों के ऊपर हम बिना ड्रामा किए उन पर डिबेट करते हैं, लेकिन आपके एड्रेस के अंदर उनको जगह कैसे मिल गई, वो आपके परव्यू में कैसे आ गया, जो काम इंडिया का अंदरूनी है उस पर पाकिस्तान यूएन में खड़ा होकर के क्यों चिल्ला रहा है। समझ गए ना सेंटेंस को। अब देखने वाली चीजें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हो, साइंस नाम की प्रपोजिशन आई है,
इसका मतलब होता है विदाउट। ये प्रपोजिशन आजकल यूज नहीं होती, बहुत पुराने टेक्स्ट में यूज होती थी। अगर आपने, मैंने बाइबल का ना अनुवाद सा पढ़ा है मैंने, ट्रांसलेशन सिंपल बाइबल, तो उसमें जब मैं उनको देखता था ना, जो उनके ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसमें साइंस बहुत बार यूज हुआ है। तो वो जो है ना, वो पुराना वाला साइंस जो है इसने आज यहाँ पे यूज कर दिया। अब इसकी इच्छा हुई तो इसने कर दिया, बाकी आप इसको कहीं नहीं देखोगे 99%। इसका मतलब होता है विदाउट, है ना, विदाउट। अच्छा, परव्यू होता है आपका स्कोप, आपका दायरा, आपका डोमेन, आपकी रेंज, है ना, आपका परव्यू। while India can safely disregard his barbs, it must not underestimate their intent. As part of a larger strategy to consistently hurl these allegations against India in the hope that some of it will stick. अब ये ग्रांड प्लान बता रहा है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? कह रहा है जहां इंडिया बड़े महफूज तरीके से डिसरिगार्ड कर सकता है उसकी बाब्स को। बाब का मतलब क्या होता है? कटाक्ष, क्रिटिसिज्म, सरकाजम, जाइब्स, है ना, इसके ऊपर जो रिमार्क्स होने हैं। कह रहे जहां इंडिया बड़े महफूज तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बातों को डिसरिगार्ड कर सकता है, इसको, इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इसको, इस चीज को कम नहीं आंकना चाहिए, इनके इंटेंट को, है ना, इस बातों के पीछे क्या मकसद है पाकिस्तान का, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब देखो वो इंटेंट क्या है, वो है एक पार्ट, एक हिस्सा बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी का। और वो स्ट्रेटजी क्या है कि लगातार हम उछालें इन एलिगेशंस को, इन कीचड़ों को इंडिया के खिलाफ। अच्छा, क्यों उछालें? इस होप में, इस आशा में क्या कि कुछ एक जो है ना इनमें से चिपक जाएंगे इंडिया के साथ। तो आप ऐसा कीचड़ सामने वाले पे उछाल रहे हो लगातार कि शायद इनमें से कोई चिपक जाए और सामने वाला मैला हो जाए। तो कह रहा है यही एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, उसके हिस्से के तौर पे ये काम बार बार करता है। तो कह रहा है इंडिया को भले ही आज वो सेफली कर सकता है डिसरिगार्ड, लेकिन इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वर्ड देखने वाले, बाब का मतलब होता है, आपने बाब वायर सुनी होगी, जो ऐसे तारबंदी होती है ना, बाब वायर, गोल गोल घूमी घूमी वायर, है ना। तो बाब वर्ड आप वहां से रिलेट कर सकते हैं, घूमी घूमी बातें, क्रिटिसिज्म, सरकाजम, है ना। हर्ल का मतलब होता है उछालना, थ्रो करना, फ्लिंग करना, स्लिंग करना। कीचड़ विचड़ फेंकते हो ना किसी पे, तब हर्ल नाम की वर्ब यूज होती है। अब देखो ये सिंपल एडिटोरियल था, अब इसके ऊपर बने हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज के क्विज के हम करेंगे सॉल्व। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मक्खन जैसे हैं, एकदम इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो, कौन सा इनमें से सच है? कह रहा पाकिस्तान पीएम इमरान खान स्पीच केम अ डे लेटर देन द मोदीज स्पीच एंड एम टू अंडरस्कोर द बायलेटरल डिस्प्यूट्स बिटवीन टू कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल फोरम। देखो दूसरी बात सच है, पाकिस्तान के पीएम की स्पीच जो है अंडरस्कोर करने का काम करती है दोनों के बीच के डिस्प्यूट को एक इंटरनेशनल फोरम पे, है ना। बात तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहली वाली गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि स्पीच मोदी के एक दिन के बाद आई। हुआ क्या है, एक्चुअल में इसकी पहले आई है और मोदी की बाद में आई है। देखो, अ डे लेटर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, समझ गए ना मेरी बात को। तो इन दोनों की स्पीच आई है, एक दिन बाद मोदी की आई है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि हमने लिख दिया मोदी की पहले आई, इमरान खान की बाद में आई, है ना। तो ये सेंटेंस इस हिसाब से गलत है। दूसरा देखो, एन इंडियन डिप्लोमेट, ये डिस्क्राइब कर लेना, डिस्क्राइब द यूएनएसी एजेंडा एज इनसेसेंट रेंट, लाइज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे एक डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के एजेंडा को यही बोला कि आप रेंट हैं, लाइज हैं और गलत बात बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, यूएनएससी के एजेंडा को नहीं बोला, पाकिस्तान के एजेंडा को बोला, पाकिस्तान के स्पीच को बोला। यूएनएससी में तो बहुत सारी कंट्रियां आई हैं, सबने अपना अपना एजेंडा बनाया है, तो यूएनएससी के एजेंडा को हमने कुछ भी गलत नहीं बोला, हमने बोला पाकिस्तान की स्पीच के बारे में, ठीक है ना। तो इस वजह से सेंटेंस गलत है। तीसरा देखो, पाकिस्तान हैज जस्टिफाइड इट्स क्लेम्स of wrongful dilution of Article 370 and the CAA Act through its domestic policies on minorities and relating to Gilgit Baltistan। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, पाकिस्तान ने जस्टिफाई कर दिया है, सही ठहरा दिया अपने क्लेम्स को, इन जो आर्टिकल 370 है और CAA है ना, तो जो दावे हैं पाकिस्तान ने जस्टिफाई कर दिए हैं अपनी घरेलू पॉलिसीज के जरिए। एक्चुअल में जस्टिफाई करने का मतलब क्या होता है, घरेलू पॉलिसियां आप इतनी अच्छी बनाओ कि सामने वाले को आप बताओ देखो हमारे यहाँ तो इतना अच्छा हो रहा है, आप यहाँ गलत हो रहा है। तो जस्टिफाई नहीं किया इसमें, एक्चुअल में पाकिस्तान हैज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि घरेलू पॉलिसी इनकी बहुत खराब है माइनॉरिटी से रिलेटेड। इसकी वजह से हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान ने यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया। समझ गए ना, पाकिस्तान तो एक्चुअल में जस्टिफाई कर ही नहीं सकता अपनी घरेलू पॉलिसियों को देखते हुए। चौथा देखो, सम ऑफ द इश्यूज हाईलाइटेड बाय द पाक पीएम अगेंस्ट इंडिया
have risen in the India's domestic politics, but without exaggerated and overly dramatic parallels that were drawn by the Pak PM. बिल्कुल सही बात है। कुछ एक इश्यूज जो पाकिस्तान के पीएम ने उठाए इंडिया के खिलाफ वो उठ चुके हैं हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी, लेकिन बिना बड़ी चढ़ी और बिना ड्रामा वाली उन पैरेलल्स के जिनको ड्रॉ किया है पाकिस्तान के पीएम ने। तो यहाँ पे ऐसी बातें नहीं होती कि मोदी ने यूं कर दिया, मोदी तो हिटलर है। भले ही उसके खिलाफ कुछ बात हुई होगी पर यहाँ पे ओवरली ड्रामेटिक पैरेलल्स को ड्रॉ नहीं किया गया था। तो चौथी बात जो है एक्चुअल में एकदम ट्रू है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं ग्रीन। अब आ जाओ दूसरे पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ग्रामेटिकली करेक्ट। मैंने यहाँ पे एरर की है दो तरह की। पहली तो है ऑन से रिलेटेड, दूसरी है रेज से रिलेटेड। पहले मैं ऑन को कर रहा हूं मार्क। ऑन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, यहां नहीं आ रहा तो ये गलत है, ए में भी नहीं आ रहा तो ये भी गलत है। तो या तो आपका आंसर सी है या आपका आंसर डी है। अब सी और डी में देखते हैं। पाकिस्तान ने रेज कर दिया इश्यू को सी डबल ए के, हैज रेज्ड, और पाकिस्तान ने रोज कर दिया इश्यू को सी डबल ए के। देखो उठाने के लिए रेज वर्ब यूज होती है, रेज, रेज्ड, रेज्ड, तो ये बिल्कुल सही है ना। हैज प्लस में V3। और दूसरे वाले में हमने क्या लगाया, राइज, रोज, रीजन। एक्चुअल में तो वो V3 भी नहीं है, वो V2 है। राइज, रोज, रीजन। तो ना तो ये V2 है ना तो ये V3 है, और ना ही यहाँ पे इस वर्ब की जरूरत थी। हमें रेज वर्ब यूज करनी थी, राइज वर्ब को यूज नहीं करना था। तो इस हिसाब से देखूं सी इज योर करेक्ट आंसर। इट्स ऑन भी आ रहा है और हैज रेज्ड भी आ रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज गिव द वीडियो थम्स अप। एक शेयर भी देना। कल मुलाकात लूंगा, कल से प्रोबेबली जल्दी करेंगे वीडियोस को। 2 दिन से बहुत बिजी शेड्यूल है, अब प्रोबेबली मुझे थोड़ा टाइम मिलने लगेगा यूट्यूबिंग के लिए। साइनिंग आउट।